हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित या सामान्य अध्ययन का अगला सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो प्राचीन काल में महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिली है, कुल 16 महाजनपदों का चर्चा मिलता है, जिसमें से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध महाजनपद का चर्चा है, जो कि बिहार में ही स्थित है। तो ये कुल जो 16 महाजनपद है उसमें से 3 महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित है, और जिसमें मगध, अंग, ये सभी बिहार में स्थित महाजनपद है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि अंगुत्तर निकाय से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसके बारे में हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, और उसी में से बिहार में स्थित 3 महाजनपद की भी हमें प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, यानी बिहार में जो पुरातत्ववेत्ता कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिन्हें ये भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक माना जाता है, तो उसने किस स्थल की खोज की थी? तो ये जो केसरिया स्तूप जो जाकि चंपारण में स्थित है, इसकी भी खोज उन्होंने ही की है। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, इसकी भी खोज उन्होंने ही की है। बसाठ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इसकी भी खोज उन्होंने ही की है। अर्थात दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के रूप में इसका सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो जब असहयोग आंदोलन कब चला था? हम सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का जो समय रहा है वो 1920 से 22 तक रहा है। तो ये किस लिए चला था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध यह आंदोलन चला था, और इसमें जो लोगों ने अपनी ये छोड़ दी थी, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है कि चितरंजन दास जी ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है इसके विरुद्ध ये लिए, और आगे चलकर जब 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लेते हैं, तो फिर इन्होंने, चितरंजन दास जी ने जो है क्या किए कि एक नई पार्टी का गठन किए। कब? 1923 में, नाम रखे स्वराज पार्टी। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जो है वो केसरे हिंद की उपाधि वो लौटा दिए थे। अंग्रेजों के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, वो असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी वापस किए थे। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात जब 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन चल रहा था, तो उसमें असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित करने का जो कार्य किया था वह थे ऑप्शन नंबर ए, यानी चितरंजन दास महोदय थे, और ये अपनी वकालत छोड़ दिए थे। और जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो ये फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जगह पर एक नई पार्टी बनाए, जिसका नाम क्या था? नाम था स्वराज दल। इसकी स्थापना किए थे, और इनके साथ जो स्वराज दल में शामिल थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? तो हंटर कमीशन कुल मिलाकर 2 बार इसका गठन हुआ है, याद रखेंगे। एक बार जो है वो शिक्षा के लिए हुआ है, और दोबारा जो हंटर कमीशन का गठन हुआ है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हुआ था। तो ये कुल 2 बार है। तो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब 13 अप्रैल 1919 की घटना है उसी की जांच करने के लिए हुई थी। कौन उसमें थे शामिल? तो इसमें जनरल डायर ने जो है वो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, और पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैठे हजारों लोग इसमें जो है शहीद हो गए थे। तो इसी की जांच करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है हंटर कमीशन लाया, और कांग्रेस ने जो है वह ये कांग्रेस के द्वारा एक ये का गठन किया गया था कि किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने का श्रेय जो है किसको जाता है? आर्य समाज किया, ब्रह्म समाज किया, या देव समाज, या फिर प्रार्थना समाज? तो इस छठा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि आर्य समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, यानी किनको उनके मित्र के द्वारा धोखा दिया गया और बंदी बनाकर मार दिया गया था। नाना साहब है, वीर कुंवर सिंह है, या फिर इनमें से कौन सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है कि तात्या टोपे को महोदय को जो है ये अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था, क्योंकि इनके मित्र के द्वारा जो है इन्हें धोखा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 से पहले लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने हड़प नीति अपनाया था, और हड़प नीति के कारण ही समझिए कि जो राजे रजवाड़े परिवार थे वो 1857 के विद्रोह में शामिल हो पाए थे। तो उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बाद जो है लॉर्ड कैनिंग महोदय थे उस वक्त, जो भारतीय जब 1857 का विद्रोह हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है कि इलाहाबाद में 1857 क्वेश्चन नंबर 9 है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो इलाहाबाद में जो 1857 के विद्रोह के नेता के रूप में जाने जाते हैं वह मौलवी लियाकत अली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसके लिए सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती महोदय जाने जाएंगे। आप अंत तक बने रहिएगा, एक एक वीडियो को हम लोग बताएंगे। ये भी एक प्रश्न बनता है कि दही जो जमता है उसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है? तो वो लैक्टोबैसिलस होती है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब जो कि यह प्रश्न जो है भूगोल से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। दोस्तों हम लोग भूगोल से संबंधित प्रश्न देखने जा रहे हैं, इसलिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो जब पसंद आ रहा है, आपके लिए लाभकारी साबित हो रहा है, तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इससे अपना फ़ायदा उठा सके। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है वो गोवा से दमन तक विस्तृत है, यानी 11वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है कि लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है, कुल कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में स्थित? तो 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वह जाना जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में कि 36 है कुल लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो ऊपर में उत्तर से लेकर के नीचे दक्षिण तक, और इधर पश्चिम से लेकर के इधर किनारे में पूरब तक। तो यहाँ दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है शुरू होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार है। उसी प्रकार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसका देशांतरीय विस्तार है। तो और यह विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है, यानी हम ये कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि सभी उत्तर सही है कि भारत जो है वो विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसका देशांतरीय विस्तार है। ये हम लोग याद रखेंगे भारत के केस में। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन है? ISD जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन है, चूँकि भारत की जो स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। ये कुल देशांतरीय विस्तार है। तो इसके बीचों बीच में जो कि इलाहाबाद के नैनी के निकट है, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है, और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 82 डिग्री 30 मिनट ये भारत का मानक देशांतर है। और इसके हिसाब से जो ग्रीनविच से भारत का समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ये हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की अवस्थित है, तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण अक्षांश तथा अगर देशांतर की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर के रूप में 15वां का सी जाना जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है जो भारत के असम राज्य में स्थित है। तो हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, ये सभी हम बार बार जो प्रश्न करा रहे हैं उसमें कह रहे हैं ताकि आप लोग से छूटे नहीं, कि हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है वह कंचनजंगा के नाम से जानी जाती है। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है यहाँ कि जो असम में स्थित है तो वह है नामचा बरवा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि असम की स्थिति पूछी जा रही है इसलिए। अगला प्रश्न है 17 है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो हिमालय को जो बांटा गया है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और कश्मीर हिमालय के बीच में, तो उसमें जो सतलज और काली नदी के बीच का जो भाग है उसको जाना जाता है किस नाम से, उसको जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके उत्तर जरूर बताएंगे, ताकि जो है पता चल सके कि आपकी जो है तैयारी कितनी हो चुकी है। और आप वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को कंप्लीट किया है, इसमें सही उत्तर कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि काली एवं तिस्ता नदी के बीच जो हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो इसके लिए जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा 18वां नंबर प्रश्न का, वह है ऑप्शन नंबर बी के वह नेपाल हिमालय का भाग स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 1953 में इस पर लोगों ने पहुंच करके जो है पहुंचा था सबसे पहले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है हिमालय, चूंकि वलित पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो इस 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वह अरावली पर्वत श्रेणी है, जो हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रेणी है। और जो स्थित कहाँ है यह, तो यह स्थित है राजस्थान हरियाणा राज्यों में। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है यह गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 21 है कि गदर पार्टी, अब यह प्रश्न है जो कि इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई है, वह है 1913 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी एक बार अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन भारत के किस शहर में हुआ था। जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुआ, उसके बाद से लेकर के हर वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अलग अलग जगहों पर जो है अधिवेशन होता रहा है। तो उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ है, जो 1924 में हुआ और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। यह अधिवेशन हुआ है ऑप्शन नंबर सी बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे, इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जो हमारे संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी सबसे सही उत्तर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में रेल किस सन में प्रारंभ किया गया था, यानी रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई है सबसे पहले वह 1853 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कहां से कहां तक चला था, तो मुंबई से थाने के बीच रेल की शुरुआत हुई थी। मुंबई से थाने के बीच उस वक्त जो है ये कौन थे भारत में, तो अंग्रेजी शासन था और लॉर्ड डलहौजी का शासन था यहाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक जो है वो एनी बेसेंट हैं, या लाला लाजपत राय है, या वैलेंटाइन सिरोल, या दादा भाई नौरोजी हैं। तो इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी के वैलेंटाइन सिरोल है। दादा भाई नौरोजी को जो है ये
भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट जो है यह होम रूल आंदोलन चलाने के लिए जानी जाती हैं तथा इन्होंने जो है ये भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा हैं। फिर लाला लाजपत राय जो है ये लाल बाल पाल गुट हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, यानी भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा लेने का जो ये शुरुआत किया है यह किन्होंने किया है। तो इसका जो सही उत्तर है 26वां नंबर प्रश्न का कि लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम गीत जो संकलित किया गया है कहाँ से, आनंद मठ से, जिसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यानी इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम। यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान जो है जनगण मन, उसके लेखक कौन है, तो राष्ट्रगान के लेखक है हमारे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान लिखे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द करने का जो कार्य किया है वह लॉर्ड रिपन महोदय के द्वारा किया गया है, जिनका शासनकाल 1880 से लेकर के 84 के बीच रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। इससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है आचार्य विनोबा भावे जी को जाता है। अर्थात इस प्रश्न का 29वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो दिल्ली में जो अंतिम मुगल बादशाह हुए हैं जो 1857 के विरुद्ध 1857 के विद्रोह के समय जो है वह ये का नेतृत्व किए थे, वह थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर के नाम से इनको जाना जाता है। दिल्ली से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ किस संधि के बाद यह समाप्त हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो बक्सर में, बिहार के बक्सर में 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह तीनों की सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ी थी और उसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में, उसके पश्चात उस युद्ध की समाप्ति हुई। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 31वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 32 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है। जी, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1864, 66, 70 या 71 में हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है 32वां का वह है ऑप्शन नंबर डी कि 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है कि स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है। तो स्वर्ण मंदिर इंग्लिश में जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो स्थित कहाँ है, तो पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है। वहीं पर बगल में जो है जलियांवाला बाग भी स्थित है। तो यह जो संबंधित है यह सिख धर्म से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर डी 33वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा। तो हर्यक वंश के जो शासक हुए बिंबिसार, उनकी हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठे और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन बैठे। तो यह प्रश्न ऐसे भी बनता है कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा और फिर उसकी हत्या करके उसका पुत्र भी गद्दी पर बैठा, वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि वो अजातशत्रु हैं। अजातशत्रु हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या की और फिर इनके पुत्र ने इनकी हत्या करके गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि सर थॉमस मुनरो के द्वारा किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो 3 प्रकार के जो है भू संबंधित बंदोबस्त किए गए थे। एक अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था, एक जाना जाता था रैयतवारी व्यवस्था और एक जाना जाता था महलवारी व्यवस्था के नाम से। तो ये जो करने का कार्य है यह सर थॉमस मुनरो ने जो किया था वह किया था, इन्होंने जो है रैयतवारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था तथा सती प्रथा के विरुद्ध जो है भी थे। यानी ये तीनों उनसे संबंधित है, उनसे संबंधित नहीं पूछा जा रहा है, तो संस्कृत शिक्षा उनसे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह करने का जो श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खां को जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जो कि अलीगढ़ जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, 1920 में जो है यह यह यूनिवर्सिटी घोषित हुआ। उससे पहले जो है 1869 में सर सैयद अहमद खान ने जो है ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से कॉलेज की बुनियाद डाले थे, स्थापना किए थे, और वो आगे चल के आज के डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो है वो किस देश का यात्री था? इसका जो सही उत्तर होगा 38वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर ए कि वह मोरक्को का यात्री था जो इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना करने का श्रेय जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39वां नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना किया गया वो महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन के उत्थान के लिए किया गया था। दोस्तों 40 प्रश्नों को हम लोग अभी इसमें कवर किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होगा। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।